अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बुक नंबर 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इनमें से कुछ जो चीज़ें शार्ट के तौर पे पूछ सकता है वो तो एक्सरसाइज में से वही चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बतानी है जो सम टाइम जो है मोस्टली एग्जांपल्स के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वो है कि डिफाइन यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के कौन कौन से यूनिट्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली एनर्जी के जो हम यूनिट यूज़ करते हैं कॉमनली वो जूल है। ठीक है, और इसके बाद कैलोरी है। जूल जो है ये ऐसा यूनिट है एनर्जी का और कैलोरी जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है। जूल के बारे में सीखते हैं कि जूल क्या है। बेसिकली जब 1 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई करके 1 मीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो उस वक्त आप कहते हो कि वर्क जो है वो 1 जूल हुआ है और 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ये भी एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, इसके बाद जब आप कैलोरी की बात करते हो तो कैलोरी जो है ये अमाउंट ऑफ हीट है। किसी भी 1 ग्राम कंपाउंड का टेम्परेचर आप जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हो, ठीक है ना, वाटर का, ठीक है, तो उस वक्त जो हीट अप्लाई होगी, जो सप्लाई होगी हीट, उसको आप 1 कैलोरी का नाम दोगे। फॉर एग्जांपल तो 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है, तो उस वक्त जो हीट आप अप्लाई करोगे उसको आप 1 कैलोरी कहोगे। ठीक है, जूल और कैलोरी जो हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेड है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि 1 कैलोरी कितने जूल के इक्वल होगी। तो 1 कैलोरी जो है ये 4.18 जूल के इक्वल होगी। ठीक है जी, ये 2 यूनिट्स आपने एनर्जी के याद कर लेने। इसके बाद आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि हमने मुख्तलिफ 2 पैरामीटर्स के दरमियान जो है ना डिफरेंस क्रिएट करवाना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है 2 चीज़ों को। सबसे पहले हमारे पास इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर भी आपने सीखा हुआ था कि जो मेजर फ़र्क है इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी में वो ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है ये टोटल टाइप ऑफ द एनर्जी है। ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो सम है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। और इंथाल्पी की अगर बात करें तो ये जो इंथाल्पी है ये टोटल हीट कंटेंट है या सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसको सम किया जाए तो ये इंथाल्पी के इक्वल है। इंटरनल एनर्जी जो है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई के साथ और इंथाल्पी को कैपिटल एच के साथ। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है सम है और इंथाल्पी जो है ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का सम है। ये है जी इसका डिफरेंस। सेकंड जो है इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी चेंज। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथाल्पी चेंज में डिफरेंस क्रिएट करवाने। ठीक है जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? हीट गिवन आर रिमूव्ड ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। ये हमने ड्राइव भी किया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट हम सिस्टम को अप्लाई करते हैं, सिस्टम वो हीट को ऑब्जर्व करता है और उस वक्त जो है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। यहाँ पे डेल्टा का साइन आएगा जिस तरह ये है। ठीक है, और इसी तरह अगर इंथाल्पी चेंज की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सिस्टम से निकलती है या अब्जॉर्ब होती है वो चेंज इन इंथाल्पी के इक्वल होती है। और इसके अलावा इसको मैंने बता दिया था कि इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई के साथ और इंथाल्पी को कैपिटल एच के साथ डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली जो इंटरनल एनर्जी है ये इक्वल होती है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 और मैथमेटिकली जो इंथाल्पी है ये डेल्टा एच इज़ इक्वल टू H2 माइनस H1। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो ई है ना यहाँ पे डेल्टा का साइन आएगा इस तरह का।
डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, और एच जो है ये इक्वल होगा डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई, यहाँ पे डेल्टा आएगा प्लस पी डेल्टा वी। तो ये भी हो गया जी डिफरेंस। इसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान हमने जो है बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसके नतीजे में हीट जो है रिलीज़ होती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन जिसके नतीजे में हीट अब्जॉर्ब होगी उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। ये लिखा गया है एक्सो, यहाँ पे एंडो की करेंगे आप, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में सिस्टम की जो हीट है वो डिक्रीज़ होती है, और जो हीट निकलेगी उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में सिस्टम की जो हीट है वो इंक्रीज़ होगी, और डेल्टा इंथाल्पी को, चेंज इन इंथाल्पी को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी हीट जो है वो कम होती है, ठीक है, प्रोडक्ट से, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट्स की हीट कम होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करती है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में प्रोडक्ट जो हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। और मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और मोस्टली जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। ये बात ज़रूरी नहीं है, वो बात कर रहा हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होते हैं, और जो मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मोस्टली वो एंडोथर्मिक है, ठीक है जी। ये था डिफरेंस। और इसकी एग्जांपल्स देखो कि कार्बन जो है, ठीक है ना, जब सॉलिड फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो इतनी हीट रिलीज़ होगी, और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी और इतनी हीट जो है अब्जॉर्ब होगी। ये भी आपने याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। कैंडल का जो बढ़ना, जो जलना है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो आपको ये बात सिखाई गई थी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है दो तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो, बगैर किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, बगैर किसी एक्सटर्नल एड के अपने आप होता जाए, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। या ऐसा रिएक्शन जिसको स्टार्ट पे थोड़ी सी एनर्जी दी जाए, उसके बाद वो अपने आप जलता जाए, अपने आप होता जाए, उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम देते हैं। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये इसी तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि जब आप इसको बर्न करते हो तो शुरू में आपको थोड़ा सा इसको स्पार्क देना पड़ता है, उसके बाद ये अपने आप ही जलता जाता है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इज़ इट ट्रू दैट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन्स इन द यूनिवर्स। क्या ये वाकई बात सच है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो नेचर के अंदर नहीं होते? तो ये बात सच नहीं है अभी, ठीक है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेसिकली होते क्या हैं? ऐसे रिएक्शन जो अपने आप नहीं होंगे, ठीक है ना, जिनको कुछ ना कुछ बाहर से ऐड दी जाएगी, ठीक है ना, कुछ हेल्प दी जाएगी, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू कुछ हेल्प दी जाएगी तब वो रिएक्शन होंगे, उनको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेचर के अंदर नहीं होते। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेचर के अंदर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम होते हैं। इसकी एग्जांपल देखो, ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, ठीक है ना। ये अपने आप ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन ये होता है नेचर के अंदर, ठीक है ना। कैसे होता है? बेसिकली जब बादल वगैरह गरजते हैं, ठीक है ना, उसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट होता है, तो उससे के नतीजे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और इसके अलावा इसकी जो हीट चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन, ये 180.51 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट जो है ये अब्जॉर्ब करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है सप्लाई करता है इतनी हीट, तब ये रिएक्शन होता है।
इसके अलावा देखें जी, हमारे पास अगला जो रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज़ इट ट्रू दैट change in enthalpy and change in internal energy have the same values for the reaction taking place in the solution state। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये चेंज इन इंथाल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक दूसरे की इक्वल होते हैं जब सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म होती है, क्योंकि गैसेस की फॉर्म में ये जो है ना चेंज एक दूसरे की इक्वल नहीं होते, लेकिन सॉलिड और सॉल्यूशन सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम चेंज करें अगर तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जिसकी बिना पर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि इंथाल्पी जो है दो चीज़ों के इक्वल है, मतलब दो चीज़ों का सम है, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। तो अगर हमारे पास जो वॉल्यूम का जो है चेंज करें तो लिक्विड और सॉलिड के केस में वॉल्यूम इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो टर्म है ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये था हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, राइट ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पैरामीटर। टेम्परेचर और हीट के दरमियान रिलेशन है। तो मेजरमेंट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नोन एज टेम्परेचर। और हीट जो है ये एनर्जी की फॉर्म है और ये मूव करती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ ये मूव करेगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है ये स्टेट फंक्शन है, ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है इसको मेजर करने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, और हीट को मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम टेम्परेचर की, तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसको सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है, केल्विन में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। लेकिन जो हीट है इसको किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर और हीट का आपस में जो रिलेशन है उसको डिस्कस करें तो टेम्परेचर और हीट का आपस में जो रिलेशन है वो ये है कि Q इज़ इक्वल टू एम क्रॉस एस क्रॉस डेल्टा टी। Q जो है हीट है, M क्या है मैस ऑफ द सिस्टम है, और S क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा टी क्या है डिफरेंस इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम क्या है कि किसी सिस्टम की 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको जितनी हीट दी जाएगी उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 करेंगे, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई वो पूछ सकता है।